Hello guys, I am Amit Chauhan. Today I want to teach tenses. I want to tell you in this video what is tense and how many part of tense. देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को टेंस बनाने का तरीका, पकड़ने का तरीका, कौन सा टेंस होता है, किसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। आज आप लोग को सिखाएंगे कि कौन सा टेंस का हेल्पिंग क्रिया कौन होता है और टेंस कैसे बनाया जाता है। आप लोग कहते हैं कि हमें टेंस नहीं आता है, लेकिन मैं आप लोग को सिखाऊंगा टेंस बनाने का प्रक्रिया क्या होता है, कैसे टेंस बनाया जाता है। क्योंकि आप लोग कहते हैं इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो नेवर यू कैन से इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, because I will help you always time how to make any translation। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी टेंस को कितनी आसानी से हम किसी भी टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कभी भी नहीं कहेंगे कि हम टेंस नहीं बना सकते, न बना पाते हैं और इंग्लिश मेरे लिए चाहे हमारे लिए डिफिकल्ट है, आप कभी भी नहीं कहेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि बनावट क्या होती है, कैसे टेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसको हम आप लोग को बॉक्स के माध्यम से बताए थे। बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स का मतलब यहाँ पे डब्बे से नहीं मतलब है, यानी कि जो आप लोगों को तरीका बताए थे ऐसे करके चार्ट के माध्यम से बनवाए थे कि देखिए, यानी कि ये जो होता है ये, यानी कि इस तरीके से हम चार्ट के माध्यम से बनाए थे। ये प्रेजेंट का 4 भाग है, ये पास्ट का 4 भाग है, ये फ्यूचर का 4 भाग है। तो इसको हम नाम ट्रिकी में बता रहे हैं, इसको मान लीजिए हम कह सकते हैं बॉक्स, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पहले वाले बॉक्स को, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कंटीन्यूअस, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका मतलब हम लोग पहले वाले टेंस के बारे में आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं बॉक्स 1, यानी कि टेंस नंबर 1, इसी को बॉक्स को टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देखिए, ये आप लोग का हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। हम लोग आज जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनावट कैसा होता है। हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हिंदी वाक्य के अंत में यही बताए थे, जब ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग, कर्ता बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को बनाने का तरीका 4 तरीके से बना सकते हैं। एक अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंटरगेटिव और नेगेटिव, ठीक ना। इस 4 तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला तरीके से अपने टेंस, अपने ट्रिकी के माध्यम से हम आप लोग को सिखाएंगे, ठीक। किताबी भाषा नहीं, आप लोग को कैसे भी समझ में आना चाहिए कि किसी भी टेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे, इसको बोलते हैं सिंटेक्स, SYNTAX, इसको बोलते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब ही होता है सूत्र, जिसको फार्मूला इंग्लिश मैथ में बोलते हैं, इंग्लिश में मैं लिख दिया सिंटेक्स। सिंटेक्स में सूत्र होता है। सबसे पहले बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले यदि सिंटेक्स के माध्यम से बनाएंगे तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। किसका? डू या डज का। यदि आप इसको इसके बाद लिखना चाहते हैं तो डू या डज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसी को ऑब्जेक्ट को ही अदर और ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट और अदर में क्या अंतर होता है हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा सिंटेक्स है, ये हमारा पहला सिंटेक्स है,
यदि कभी भी टेंस आपको बनाना रहे तो इस टेंस के माध्यम से बनाएंगे। पहला, इसको फर्स्ट मानिए, यानी कि डू या डज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो आपका टेंस कभी भी गलत नहीं होगा। इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले, यानी कि डू डज, यदि ये सेंटेंस निगेटिव रहे तो आप या तो इसको यहां पे डू नॉट को डोंट लिखिए, और डज नॉट को बोला जाता है डजंट। क्या बोला जाता है? डजंट। या तो आप यहां पे डोंट और डजंट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद यहां पे नॉट लिखेंगे, फिर भी आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक, यहां पे डोंट या डजंट या तो यहां पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कभी भी यहां पे नॉट नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो आपका इच्छा आप कहां लिखना चाहते हैं, हम दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे, ठीक ना। इसको इंट्रोगेटिव भी बोला जाता है, पर हम अपने भाषा में समझाने के लिए इसको हम फार एस नो कहते हैं, ठीक ना। फार एस नो, एस नो का मतलब हम बताना चाहते हैं स्पीकिंग के माध्यम से। यदि आप इसको इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं। क्यों हम एस नो कहते हैं? क्योंकि कभी भी कोई भी पर्सन, ध्यान से समझिए, ये ट्रिकी के माध्यम से हम बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। कभी भी कोई भी पर्सन यदि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करे तो उसका जवाब हम लोग किस में देंगे? या तो यस में या तो नो में। इसीलिए हमने यहाँ पे यस नो लिखा है, ठीक ना। यानी कि इसको बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इसको लेकिन कोई भी पर्सन डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी सबसे पहले लगाता है तो उसका जवाब किस में दिया जाता है? या तो यस में या तो नो में। देखिए इसका मतलब, यदि इसका पहचान क्या होता है सबसे पहले देखिए, यानी कि जब हिंदी वाक्य के अंत में इसको बोलते हैं सिम्टम। क्या बोलते हैं? सिम्टम। SYMPTOM, सिम्टम। सिम्टम में कोई पूछेगा क्या होता है तो पहचान होता है। इसको रिकॉग्नाइज भी बोला जाता है। यदि कोई रिकॉग्नाइज का भी मतलब पूछेगा तभी भी पहचान होता है, सिम्टम भी पहचान होता है। ये नहीं जैसे कि कोरोना होता है तो ऐसे सिम्टम का पहचान किया जाता है। मान लीजिए सिम्टम की पहचान रिकॉग्नाइज भी होता है। तो देखिए सिम्टम की पहचान हिंदी वाक्य के लास्ट में ता के बाद है आ जाए और ती के बाद है आ जाए और ते के बाद है आ जाए तो समझा जाता है यह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बनाने का तरीका देखिए, हम लोग इस टेंस को कैसे आसानी से बनाते हैं, ठीक ना। बनाने का तरीका सबसे पहले देखिए, हम लोग इस पहले सिंटेक्स के माध्यम से हम लोग कभी कहते हैं कि टेंस नहीं आता, लेकिन हम आप लोग को सिखाएंगे टेंस कैसे सीखा जाता है, ठीक ना। क्या? हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करिएगा, फिर इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, फिर इसको बोलते हैं वर्ब, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो हमें टेंस बनाने के लिए यानी कि सहायता करता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, टेंस बनाने में जो हमारी सहायता करे उसे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। वर्ब क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो कार्य को दर्शाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब को छोड़ करके जो लास्ट में अदर आता है उसी को ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए फॉर एस नो सिम्टम इस पहचान होता है, हिंदी वाक्य लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बनाने का तरीका देखिए, एग्जांपल हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बताएं, जैसे हम कह दें क्या सर हिंदी, क्या सर हिंदी पढ़ाते हैं? क्या सर हिंदी पढ़ाते हैं? सबसे पहले हम देखिए, हम आप लोग को छोटा सा सेंटेंस बताते हैं ताकि आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस जब समझेंगे तो बड़ा भी हम आपको लोगों को बताएंगे कैसे बड़े सेंटेंस को किया जाता है। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा टेंस रहे जिस टेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो क्या कि इंग्लिश कभी भी भूल करके भी व्हाट नहीं लिखा जाता है। एंड वी आर सेइंग राइट, लिसन केयरफुली नाउ दिस टाइम, जस्ट वी आर सेइंग यू इफ यू विल गेट फर्स्ट अपॉन द सब्जेक्ट क्या, देन यू कैन नेवर राइट व्हाट। कभी भी आप क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, अन्यथा हम लोग का सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत।
तो क्या यदि किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो क्या कि इंग्लिश हम वाट नहीं लिखते हैं, कोई पूछेगा तो वाट के जगह क्या लिखते हैं, तो वाट के जगह ही लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, चाहे कोई भी टेंस हो। एक बार और ध्यान से सुनिए, चाहे कोई भी टेंस रहे, टेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाए तो कभी भूल करके भी क्या कि इंग्लिश वाट नहीं लिखा जाता है, अन्यथा हम लोग का टेंस गलत हो जाएगा। तो क्या के स्थान पे हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। हमको ये जानना जरूरी होता है कि इस वाले टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। सबसे पहले यदि आप लोग जान जाएंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप लोग पता कर लेंगे कि कहां पे डज का प्रयोग होता है और कहां पे डू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये डज या डजन शब्द का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और डू या डोंट का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं। प्लूरल का मतलब बहुवचन के लिए। इसका मतलब कि क्या सर हिंदी पढ़ाते हैं, यदि आपसे कोई पूछे सर इस वाले टेंस में क्या है, तो सर सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब एक वचन। तो क्या शब्द पहले आया तो क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं, तो क्या के स्थान पे डू या तो डज का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को बताया सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, डोंट और डजन का प्रयोग हम तब भी करेंगे जब यह सेंटेंस निगेटिव हो। लेकिन यह सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो हम डोंट डजंट का प्रयोग नहीं करके डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो इस वाले टेंस में सर एक वचन, इसलिए सबसे पहले पे, यानी कि ये पहला पे, ये दूसरा पे, ये तीसरा पे, ये चौथा पे हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब सबसे पहला पे हम लोग डू या डज में से कोई एक लिखेंगे। सिंगुलर सर है इसलिए क्या लिखेंगे, क्या क्या स्थान पे डज का प्रयोग करेंगे। डज हो गया। डज के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इसमें सर कैसे पता चलेगा, मैं अभी बताया हूं। सब्जेक्ट को पता करने के लिए वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे क्या सर हिंदी पढ़ाते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि कौन क्या पढ़ाता है, तो आप कहेंगे सर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है, सर पढ़ाते हैं। तो सर क्या हो गए, सब्जेक्ट। जैसे मतलब राहुल घर जाता है, कोई पूछेगा कौन घर जाता है, राहुल घर जाता है, उस वाक्य में राहुल सब्जेक्ट हो गया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, कौन आकाश में उड़ती है, चिड़िया। वाक्य में जो कार्य करे वो सब्जेक्ट होता है। तीस वाले वाक्य में क्या सर हिंदी पढ़ाते हैं, कोई पूछेगा कौन हिंदी पढ़ाता है, सर। सर सब्जेक्ट हो गए। तो डज हो गया। डज के बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे सर। तो डज के बाद हम लोग लिख दें सर। सर के बाद वर्ब। तो आप लोग ये ध्यान देना है, हिंदी और पढ़ाना, तो जो लास्ट में वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए, और ये वर्ब को पहले लिखिए, इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे किसी भी टेंस में, तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा। इसका मतलब डज सर पढ़ाने की क्या होता है, टीच, TEACH, टीच। और क्या चीज पढ़ाते हैं, हिंदी। तो डज सर टीच, और हिंदी है तो हिंदी लिख लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसी से पता चलता है सेंटेंस सही है। ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, क्या सर हिंदी पढ़ाते हैं, डज सर टीच हिंदी। एक और एग्जांपल देखिए, इससे बता रहा हूं, ठीक ना, इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो एग्जांपल बताएंगे। देखिए, डज सर टीच हिंदी। और आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे हम कह दें, क्या राहुल अपने घर जाता है। देखिए, क्या राहुल अपने घर जाता है, इसमें भी देखिए पहचानने का तरीका, हिंदी वाक्य लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आगे प्रेजेंट क्या शब्द पहले आया। मैं बताया जब क्या शब्द पहले आ जाए क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे क्या की इंग्लिश। क्या क्या स्थान पे हेल्पिंग क्रिया डू या डज का प्रयोग। तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करने से पहले हमको सब्जेक्ट को देखना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। तो राहुल एक वचन है इसलिए हम डू नहीं लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या के स्थान पे क्या लिखिए, डज। डज हो गया। डज के बाद सब्जेक्ट, राहुल क्या है, सब्जेक्ट। डज राहुल। राहुल के बाद मैं बताया डज राहुल।
ठीक, और क्रिया को पहले और अपने घर को बाद में, यानी कि वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। तो डज राहुल, और क्या चीज, गो टू, और किसके घर, अपने घर। तो राहुल का अपने का हिज होता है। यदि यहाँ पे कोई लड़की रहती तो हर हो जाता, यदि मैं रहता तो माई हो जाता, हम रहता तो आवर हो जाता, वे रहता तो दियर हो जाता। ऐसे पजेसिव का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए डज राहुल गो टू, और अपना का राहुल का क्या होता है, हिज। ठीक, और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए हिज हाउस। ठीक, देखिए क्या राहुल अपने घर जाता है, डज राहुल गो टू हिज हाउस। ठीक ना, देखिए ये आपका टेंस बन गया। फिर इसी तरीके से मैं आप कुछ नेगेटिव में बताना चाहता हूं, ठीक ना, बनाने का तरीका क्या होता है। फिर देखिए नेगेटिव में कुछ देखिए, जैसे हम कह दूं क्या तुम आम नहीं खरीदते हो। देखिए ध्यान से देखिए, खरीदते ता रहती है ते हैं के बाद मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ता रहती है ते हैं, क्या शब्द पहले आ गया, तो क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखते हैं, क्या क्या स्थान पर मैं बताया हूं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे तुम बहुवचन है, ठीक ना, बहुवचन का मतलब प्लूरल आ गया तो डू या डोंट का प्रयोग करेंगे। मैं बताया इसमें देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे डू नॉट को डोंट बोलते हैं, तुम बहुवचन है तो प्लूरल के लिए डू या डोंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से डू तो लगाएंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव है, तो डोंट लिखेंगे। तो क्या क्या स्थान पे क्या लिखेंगे, डोंट हो गया, डोंट के बाद सब्जेक्ट तो तुम है तो डोंट यू हो गया। फिर वर्ब लिखेंगे, इसका मतलब इस वर्ब को पहले और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट को लास्ट में, डोंट यू खरीदने क्या होता है, बाई, डोंट यू बाई, ठीक ना। द मैंगो लिखिए, चाहे मैंगो MANGO मैंगो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए क्या तुम आम नहीं खरीदते हो, तो डोंट यू बाय द मैंगो, ठीक ना। अब इसी को यदि हम यहाँ पे चाहते हैं कि डोंट न लिखें, हम चाहते हैं कि मतलब कि नॉट यहाँ पे प्रयोग करें, तो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। ये तो स्पीकिंग के लिए लोग बोलते हैं क्या तुम आम नहीं खरीदते हो, डोंट यू बाय मैंगो, ठीक। तो देखिए इसको स्पीकिंग के तरीके से ना बोल करके यदि आप बनाना चाहते हैं तो डू के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट डू यू, और यहाँ पे बाय लिखिए, डू यू बाय, डू यू, यहाँ पे देखिए डू लिख लीजिए, सब्जेक्ट लिखिए। अब यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पे डोंट नहीं लिखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो डू यू नॉट हो गया, डू यू नॉट बाय, ठीक, द मैंगो, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो देखिए क्या तुम आम नहीं खरीदते हो, तो डू यू नॉट बाय द मैंगो, ये भी आपका सही है और ये भी, ठीक ना। इस तरीके यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। देखिए और देखिए, यदि ये तो आपका पहला तरीका है कि जब क्या शब्द पहले आएगा तो कैसे बनेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं, अभी छोटा छोटा आप लोगों को सेंटेंस बता रहे हैं, छोटा छोटा सिखा रहे हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो हम कर लेंगे, ठीक है, छोटे से ही बड़ा सीखा जाता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस भी डबल सेंटेंस में बताएंगे, पहले छोटा हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सीखिए, ठीक ना। फिर देखिए यानी कि ये सिंटेक्स नंबर फर्स्ट है, यदि आप कभी भी यानी कि क्या शब्द पहले ना आए, यही क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाता है तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक ना। तो कुछ नहीं करेंगे, सेंटेंस यदि किसी भी सेंटेंस के बीच में यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले यानी कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग कर लेंगे। फिर इसी डू नॉट को डोंट भी बोला जाता है और डज नॉट को डजंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। सिंटेक्स ये आपका सेकेंड हो गया, क्या हो गया, सेकेंड। लेकिन सेम वही रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या चीज आएगा, ता है, फिर ती है, फिर ते है,
हिंदी वाक्य लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए तो समझा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बनाने का तरीका सेकेंड है, ठीक ना। इसको कैसे बनता है इसका एग्जांपल देखिए सबसे पहले सेकेंड, यानी कि इसको कैसे बनेगा, जब भी सेंटेंस के बीच में यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड परिवार का कोई भी आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड मैं आपको वीडियो में बताया कौन सा क्वेश्चन वर्ड होता है, कैसा कौन सा सब्जेक्ट का कार्य करता है, कौन क्वेश्चन वर्ड होता है, सब बताया हूं, ठीक ना। यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन वर्ड होता है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड। देखिए तो यदि किसी भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो कैसे बनता है, देखिए जैसे हम कह दें तुम कहां रहते हो। पहले छोटा से देखिए, तुम कहां रहते हो, इसी को तुमको हम आप भी बोल सकते हैं, तुमको ही आप बोला जाता है। यू मीन्स तुम भी होता है, यू मीन्स आप भी होता है। आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हैं, ठीक ना, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए है। यार तुम कहां रहते हो, अपने से छोटा कोई रहेगा तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तुम कहां रहते हो, इसको यदि यही हम लोग का क्वेश्चन वर्ड है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ध्यान से, यदि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहे तो सबसे पहले हमारा नियम क्या कहता है, यदि कोई भी 14 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं, यदि 14 क्वेश्चन वर्ड में से कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं। इसका मतलब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो ये हमारा सिंटेक्स बनता है। इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारा टेंस कभी गलत, यानी कि ये पहला पे हो जाएगा, ये दूसरा पे हो जाएगा, ये अब तीसरा पे हो जाएगा, ये अब चौथा पे हो जाएगा और ये पांचवा पे हो जाएगा। तो देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे तुम कहां रहते हो तो कहां की इंग्लिश क्या होता है, वेयर, ठीक ना। वेयर के तुरंत बाद यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद 14 वाले क्वेश्चन वर्ड से कोई इसमें से तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें तो तुम या आप बहुवचन है, आप कहां रहते हैं तो देखिए वेयर, फिर इसके बाद क्या हेल्पिंग क्रिया का प्रयोग करेंगे, इसमें निगेटिव नहीं तो ऊपर वाला डू का प्रयोग करेंगे, वेयर, फिर क्या लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट तीसरे पे लिखेंगे वेयर डू यू, और फिर वर्ब का प्रयोग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब है तो वर्ब तक ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो वेयर डू यू, रहने का होता है लिव, लिव मीन्स क्या होता है रहना, ठीक ना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक ना। अब देखिए कुछ बड़ा से कुछ थोड़ा बड़ा देखा जाए, जैसे हम कह रहे हैं आप अपने भाई के साथ, आप अपने भाई के साथ, आप अपने भाई के साथ कब आते हैं, देखिए आप अपने भाई के साथ कब आते हैं, तो देखिए आप अपने भाई के साथ ऐसे टेंस रहे तो इसको हमको ऐसा लग रहा है बनाने में कठिन, तो कुछ नहीं कठिन है, आप केवल समझिए, ट्रिकी के माध्यम से समझिए, आपको टेंस बनाने का कभी भी कठिनाई नहीं होगा। अपने से लेकर भाई के साथ, ये जब भी आए हैं ऐसे, आप अपने भाई के साथ, आप अपने बहन के साथ, आप अपने माता पिता के साथ, आप अपने टीचर के साथ, अपने से लेकर के साथ तक इसको लास्ट में लिखेंगे तो आपका टेंस आपका आसान होगा। इसका मतलब आप कब आते हैं, इसको सबसे पहले बना लीजिए, आप कब आते हैं, तो कब हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो कब का इंग्लिश होता है वेन, क्या होता है वेन, वेन हो गया क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, आप बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, वेन डू, डू हो गया, फिर सब्जेक्ट वेन डू, आपका होता है यू, वेन डू यू, और आने का होता है कम, वेन डू यू कम। अब देखिए अपने भाई के साथ, तो अपने भाई के साथ का इंग्लिश होता है, उसके साथ का मतलब होता है विथ, क्या होता है विथ, वेन डू यू कम विथ, ठीक ना। और अपने की इंग्लिश में बताया आप अपना, यानी कि तुम अपना की इंग्लिश योर होता है, मैं अपना का रहता तो माई हो जाता, हम अपने का होता तो आवर हो जाता, ठीक ना। वह अपने का रहता लड़की के लिए तो हर हो जाता, वह अपने के लिए होता लड़का के लिए रहता तो हिज होता, वे अपने के लिए रहता तो देयर हो जाता, ठीक ना। तो इसी तरह देखिए वेन डू यू कम विथ,
और तुम का अपने का योर होता है, विथ योर। आप भाई है तो ब्रदर लिख लीजिए। इसका मतलब कि आप अपने भाई के साथ कब आते हैं, व्हेन डू यू कम विथ योर ब्रदर, ठीक ना। आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक ना। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, वर्ब का प्रयोग करना चाहिए और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए कुछ सेंटेंस बताएं। इसी सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसा आता है कि जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो उसका बनावट क्या होता है। कुछ एडवांस क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो मतलब कि इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे हम कह रहे हैं वह कितना दूध पीता है। जैसे हम कह रहे हैं वह कितना दूध पीता है, तो जब वह कितना कितनी कितने के लिए हम आपको बताए थे, जब कितना कितनी कितने आता है वह माप तौल की रहे तब कितना कितनी के लिए हाउ मच का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब जब माप तौल के लिए कोई रहता है तो वहां पे कितना कितनी की इंग्लिश हाउ मच होता है। यही दूध नहीं रहता, जैसे आप कितना कलम खरीदते हैं ऐसा रहता तो हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस संख्या के लिए प्रयोग के लिए हाउ मेनी, माप तौल के लिए हाउ मच, और दूरी रहता तो हाउ फार का प्रयोग करते हैं, और बार रहता तो हाउ ऑफेन का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड में 14 क्वेश्चन वर्ड सारे बता दिया हूं, ठीक ना। तो देखिए वह कितना दूध पीता है, तो आप यानी कि कितना बीच में आ गया तो आप ऐसे बनाएंगे कितना का हाउ मच। क्यों मच लगाएंगे, क्योंकि दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता, तो वहां पे मच का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, हाउ मच। अब बताइए हम इस वाले सिंटेक्स में बताया हूं क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद यानी कि हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अभी बता रहा कुछ ऐसे एडवांस सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड के बाद यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब कितना कितनी में आता है तब, जैसे वह कितना दूध पीता है हाउ मच। जब इसी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के जगह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा दूध है, तो हाउ मच दूध के क्या होता है, मिल्क, हाउ मच मिल्क, ठीक ना। अब इसके बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह करना चाहिए। इसका यदि सिंटेक्स अभी जानना चाहते तो मैं अभी बता रहा हूं। हाउ मच मिल्क, वह सिंगुलर है तो यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। हाउ मच मिल्क डज ही, डज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब पीने के क्या होता है, DRIN के ड्रिंक, टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिंक में भी पीना होता है, ठीक ना। तो देखिए वह कितना दूध पीता है, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। इसका जब कितना कितनी आता है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि एच भी वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज का प्रयोग करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट तो हम पहले ही लिखे हैं, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए एडवांस सेंटेंस को। इसका मतलब जब कितना कितनी आए तब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे न करके क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ये लिखे हैं। फिर इसके बाद यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके बाद वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किया भी गया है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। इसका मतलब हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। इसी तरीके से आइए एक इसी पे और तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कह दें राजू और रमेश, राजू और रमेश कितना पेन
खरीदते हैं। राजू और रमेश कितना पेन खरीदते हैं? तो देखिए सबसे पहले कितना कितनी कितने बीच में आ गया तो क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे पेन काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब हम मच का प्रयोग न कर करके हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें हाउ मेनी। क्या लिख लें? हाउ मेनी। हाउ मेनी के तुरंत बाद एडवांस सेंटेंस में मैं बताया हूं जब कितना कितनी आता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न कर करके इस सिंटेक्स के माध्यम से, दूसरा ये भी है, इस सिंटेक्स के माध्यम से बनाना चाहिए। इसका मतलब हाउ मेनी के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लिख लें। ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। तो हाउ मेनी पेन, तो पेन को पेन्स कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में मिल्क्स थोड़ा ना कर सकते हैं। मिल्क्स का अनकाउंटेबल नाउन है, उसका बहुवचन अनकाउंटेबल तो नहीं होता, लेकिन काउंटेबल का बहुवचन बनाया जाता है। इसका मतलब हाउ मेनी पेन्स, ठीक ना? हाउ मेनी पेन्स, फिर हेल्पिंग ऑफ राजू और रमेश बहुवचन, इसका मतलब डू का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी पेन्स डू, फिर इसके बाद राजू एंड रमेश, राजू एंड रमेश, ठीक ना? अब रमेश के बाद सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब का प्रयोग कर दे। तो खरीदना तो क्या होता है? बाई। तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब राजू और रमेश कितना पेन खरीदते हैं? तो हाउ मेनी पेन्स डू राजू एंड रमेश बाई। इसका मतलब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग। इस तरीके से आता है तो एडवांस सेंटेंस में इस तरीके से बनाया जाता है। आपका टेंस कभी गलत नहीं होगा, ठीक ना? तो ये तो आपको दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो तरीके से बताया। अब बचा है आपका अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक ना? उसको आइए जानते हैं, ठीक ना? उसको आइए जानते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा वाला टेंस, तीसरे वाला कैसे बनेगा, इसको मिटाते हैं। देखिए यानी कि जो पहला वाला बताया था उसको फॉर एस नो ट्रिक में, इसको फॉर डिटेल भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि फॉर डिटेल, ठीक ना? फॉर डिटेल का मतलब होता है जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो जब हम क्वेश्चन वर्ड से कभी भी प्रश्न करते हैं तो उसका जवाब डिटेल में दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे आप कहाँ जाते हैं तो हमको इसको यस नो में जवाब नहीं देना है, इसको डिटेल में बताना पड़ेगा, मैं बाजार जाता हूँ। इसका मतलब जब क्वेश्चन वर्ड, इसको भी इंटरोगेटिव बोलते हैं, ठीक ना? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ इसको फॉर डिटेल, इंग्लिश स्पोकन के माध्यम से बता सकते हैं। इसका जवाब डिटेल में दिया जाता है जब कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू में करके लगा करके प्रश्न पूछता है। तो जैसे कोई पूछेगा वेयर आर यू गोइंग, इसका तो वेयर पहले लगाया है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा डिटेल में आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक ना? तो फॉर डिटेल के लिए। चलिए देखिए, आइए हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला कैसे बनता है, ठीक ना? देखिए तीसरे वाला, सबसे पहले देखिए तीसरे वाला सिंटेक्स, इसमें क्या होता है? यस का प्रयोग करेंगे, यस के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब के बाद इसी वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना? ये आपका तीसरा वाला सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब बताया आप लोग को सूत्र होता है, ठीक ना? इसको फॉर अफर्मेटिव बोल सकते हैं, यानी कि अफर्मेटिव के लिए है, ठीक? फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक ना? ये फॉर अफर्मेटिव के लिए है। तो देखिए अफर्मेटिव सकारात्मक, इसका मतलब ध्यान देने वाली बात रहता है कि इसमें यस और ईएस का भी प्रयोग करते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, बड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मतलब तो थोड़ा शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है। देखिए यानी कि इसका जैसे मैं कह दूं हाँ, जैसे हाँ सर, हाँ सर अंग्रेजी, हाँ सर अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ सर अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे और इंग्लिश में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना? हाँ सर अंग्रेजी बोलते हैं। इसका सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले हाँ आया है तो हाँ लिख लीजिए एस, फिर सब्जेक्ट आया है
तो सर होता है एस सर, क्रिया आया है तो मैं बताया वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में। बोलने की क्या होता है स्पीक, ठीक ना, एस सर स्पीक। और इंग्लिश लिख लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करिएगा। इसी वर्ब में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जानिए हम इसमें यस सर स्पीक में यस का प्रयोग करेंगे, स्पीक से इंग्लिश। तो देखिए हाँ सर अंग्रेजी बोलते हैं, यस सर स्पीक से इंग्लिश, यहाँ पे यस का प्रयोग कर दिए। फिर देखिए एक और एग्जांपल जैसे हम करें, हाँ वह अपने घर जाता है, हाँ वह अपने घर जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, एस ही जाने का गो टू, और अपने का क्या होता है हिज, फिर हाउस, एस ही गोज टू हिज हाउस। इसका मतलब हाउस की जगह होम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए एस ही गो टू हिज हाउस, यहाँ पे गो लिख दिए, और देखिए यहाँ पे यस या एस का प्रयोग करना है, यानी कि ही है तो इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे, ईएस यहाँ पे यस का प्रयोग। आपको ये समझना है कि कब हम यस का प्रयोग करेंगे और कब ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले देखिए एस ही गोज टू हिज हाउस, ठीक ना। इसमें देखिए कब हम ईएस का प्रयोग करेंगे, कब यस का प्रयोग करेंगे। जब किसी भी वर्ब में, वर्ब क्या होता है जाना, खाना, रहना, पीना, बैठना, सोना, उठना, ये सब जो होता है ये सब यानी कि वर्ब होता है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, आपको समझना है, समझिए। बड़ा वीडियो देखकर घबराएंगे तो कैसे समझ पाएंगे, समझिए, ठीक ना। देखिए यानी कि कब यस या यस का प्रयोग करेंगे, जिस भी वर्ब में यस एच सी एच ओ एक्स और क्या चीज जेड आ जाए, क्या क्या चीज आ जाए ध्यान दीजिएगा। यानी कि जिस भी वर्ब के अंत में यस एच सी एच ओ और एक्स और जेड आ जाए तो उस वर्ब में ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईएस। इसका मतलब हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे ईएस का प्रयोग किए थे। हमारा वर्ब क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारा ही पॉजेसिव है, ये ऑब्जेक्ट है, यही ना हमारा वर्ब है। इस वर्ब के अंत में देखिए ओ का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग, ओ। इसमें से देख लीजिए यस एस सी एच ओ एक्स, ओ आ गया ना। जब ओ आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ईएस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिए हम यस का प्रयोग किए थे, यस का प्रयोग किए थे। इस वाले वर्ब के अंत में के आया, के का मतलब इसमें से देखिए यस एस सी एच ओ एक्स जेड, इसमें से कोई आया है लास्ट में, नहीं आया, इसलिए यहाँ पे यस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब आपको समझना है जब भी यानी कि किसी भी वर्ब में ध्यान से देखिए, एक बार और बोला वर्ब में जब भी किसी भी वर्ब में यस एस सी एच ओ एक्स जेड अंत में आता है तो उस वर्ब में ईएस का प्रयोग करते हैं, यस का नहीं। लेकिन जब यस एस सी एच ओ एक्स जेड न आए तो यस का प्रयोग करते हैं, ईएस का नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात और इंपोर्टेंट जानना है, कभी कभी वो आ जाएगा फिर भी यस नहीं लगेगा, लेकिन वह कब ऐसा होगा कि वो भी आएगा फिर भी यस नहीं लगेगा। तो ऐसे सेंटेंस में बता दें, देखिए अन्यथा आपसे गलतियां हो सकती हैं। जैसे हम कह रहे हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए इसमें इसको लिखेंगे एस आई गो टू स्कूल, एस आई गो टू स्कूल। इसका मतलब यहाँ पे भी ओ आ गया, लेकिन हमको लगाना क्या चाहिए, हाँ वाला जब अफर्मेटिव होता है सेंटेंस तो यस या यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ओ आ गया, यस एस सी एच ओ एक्स जेड, ओ आ गया फिर भी ईएस नहीं लगा रहे। इसका मतलब बिना लगाए ही ये हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन आपको जानना होगा रीजन क्यों, व्हाट इज रीजन। एंड जस्ट वी आर सेइंग इन अफर्मेटिव टेंस, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस देयर इज come yes s c h o x z in last verb, but we can use es, but here is also coming in verb last, but we are not using es. By what reason?
I want to solve this problem because if I can't solve this problem then you can miss in middle time. Okay, listen carefully now this time. देखिए सबसे पहले क्यों हम इसमें ES नहीं लगा रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट में लिख भी सकते हैं, यानी कि यस और ES का प्रयोग हम तभी करेंगे, यस और ES का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कर्ता क्या रहे, सिंगुलर रहे, क्या रहे, सिंगुलर रहे, यानी कोई भी कर्ता सिंगुलर रहता है तब उसमें ही यस या तो ES का प्रयोग करेंगे, लेकिन कर यस और ES रहे लेकिन वह सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, क्या हो, प्लूरल रहे, तो कभी भी यस और ES का प्रयोग यानी कि कोई पूछेगा तो नहीं किया जाता है, अन्यथा सेंटेंस क्या हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वो आया है फिर भी ES नहीं लगा रहा है। ऐसे में लास्ट में SCHOHZ किसी भी कोई भी वर्ब के अंत में आए लेकिन वह कर्ता बहुवचन का रहेगा तो उसमें ES नहीं लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ओ गो में ही, जैसे किसी भी आ सकता है, जैसे हम कह दें यानी कि वे पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के क्या होता है, टीच, TEACH, तो लास्ट में टीच आ गया यानी कि CH आ गया, लगना चाहिए क्या, ES लगना चाहिए, लेकिन इसमें ES नहीं लगाते, अन्यथा गलत। क्यों, क्योंकि वे जब रहेगा तो वे दे बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ यानी कि वर्ब में ES नहीं लगता है, यानी कि कोई भी बहुवचन प्लूरल रहेगा तो उसमें न तो यस लगेगा और न ही ES। यस और ES का प्रयोग नहीं किया जाता है, यस और ES का प्रयोग तभी किया जाता है जब वो कर्ता सिंगुलर है। इस बातों का ध्यान दीजिएगा। तो ये अफर्मेटिव के लिए था, ठीक ना। हम आप लोग को अब निगेटिव, लेकिन बात ध्यान दीजिएगा, निगेटिव के लिए भी बताते हैं, ठीक ना, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, थोड़ा सा जल्दी देखिए फोर्थ वाला में देखिए, यानी कि फोर्थ वाला क्या होता है, सबसे पहले नो का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट को डोंट बोला जाता है और डज नॉट को बोला जाता है डजंट, यानी कि डजंट या डोंट, ठीक ना, नो सब्जेक्ट डोंट या डजंट, इसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया, किसके लिए, ये है फॉर निगेटिव, किसके लिए, फॉर निगेटिव के लिए। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक ना, ये आपका निगेटिव के लिए। तो आपसे ये प्रश्न पूछना है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का चौथा वाला लास्ट वाला भाग है, इसमें भी हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है और ते है आता है। तो इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे कह दूं निगेटिव में, जैसे हम कहते हैं नहीं शेर जंगल में नहीं दौड़ता है। देखिए नहीं शेर जंगल में नहीं दौड़ता है, तो नहीं के लिए सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करते हैं। नहीं के लिए किसके लिए, नो का, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, 23 वाले सब्जेक्ट में दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है, शेर क्या हो गया सब्जेक्ट, नो, फिर द लायन, नो द लायन, ठीक है ना। डोंट या डजंट, तो शेर हमारा जो शेर है वो सिंगुलर है क्योंकि अकेला है, एक है, इसलिए हम डोंट या डजंट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। डोंट का प्रयोग नहीं करेंगे, डजंट का प्रयोग करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। नो द लायन, तो डज नॉट को क्या बोलते हैं, डजंट, नो द लायन, तो देखिए नो सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नो द लायन, डजंट हो गया, फिर वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब इसका मतलब दौड़ने को पहले और जंगल में है तो इसको बाद में। ध्यान रखिएगा कभी भी टेंस बनाने के लिए, यानी कि जो क्रिया होता है उसको पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे नो द लायन, ये डोंट नहीं डजंट लिख लीजिएगा, DOESNT, नो द लायन डजंट, ठीक ना। दौड़ने के क्या होता है, रन, फिर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, नो द लायन डजंट रन इन द फॉरेस्ट। तो देखिए इसका मतलब इसको आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, डजंट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आपको हम तरीका बताया हूं, इसका तरीका एक और बना सकते हैं, नो द लायन,
ठीक ना। डज को लिखते हैं डज और नॉट, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट। नो द लायन डज नॉट, जो सेम यही लिख लीजिएगा, यानी कि रन इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब नो द लायन डज नॉट रन इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से भी बना सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिए फटाफट, जैसे हम कह दें नहीं बिल्ली दूध नहीं पीती है। नहीं बिल्ली दूध नहीं पीती, ये मत सोचिएगा कि बिल्ली दूध नहीं पीती है, ये नेगेटिव हम सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सर गलत बता रहे हैं बिल्ली दूध नहीं पीती है, ठीक ना। ऐसा घर जाकर कहिएगा नहीं कि मतलब कि सर कह रहे थे कि बिल्ली दूध नहीं पीती है, पीती पर नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए देखिए, नहीं बिल्ली दूध नहीं पीती है, नहीं के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो, फिर क्या लिखेंगे, द कैट। देखिए नो द कैट हो गया। यहाँ पे डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे, तो बिल्ली एक है तो यहाँ पे भी डज नॉट को बोला जाता है डजंट, इसको डजंट नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डज नॉट, ठीक ना। नो द कैट डजंट, फिर पीने, अब देखिए ड्रिंक पहले और दूध को बाद में, यानी कि वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, ठीक ना। नो द कैट डजंट, ठीक ना, ड्रिंक नो द कैट डजंट ड्रिंक, ठीक ना, मिल्क, ठीक ना। यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर लीजिएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नो द लायन डजंट ड्रिंक द मिल्क, ठीक ना। अच्छा, नो द कैट डज नॉट ड्रिंक द मिल्क, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग को मतलब कि हम पहला वाला टेंस अभी बता दिए। आपको यदि पूरे सेंटेंस जितने भी बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बताए, इतना बड़ा वीडियो हो भी गया, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन भले ही बड़ा वीडियो बना है, हम समझाने का प्रयास किए हैं, यानी कि आपको कैसे भी समझ में आए। यानी कि लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद,